लिफ्ट बंद है, फिर भी मोनिका उत्साह से 5वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती चली गई। वह आज ही अभी अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले न्यूयॉर्क से लौटी है। बहुत ज़्यादा उत्साह में है, इसलिए तो उसको आरव को बताया भी नहीं कि वह लौट रही है। उसे चौंका देगी। वह जानती है कि आरव उसे बाहों में उठा लेगा और गोल गोल चक्कर लगाता चिल्ला उठेगा, इतनी जल्दी आ गई तुम। उसकी नीली भूरी आंखें मारे प्रसन्नता के चमक उठेगी। उन्हीं आंखों की चमक में अपने आप को डुबो देना चाहती है मोनिका, और इसलिए उसने आरव को बताया नहीं कि वह लौट रही है। उसे मालूम है कि आरव की नाइट शिफ्ट चल रही है, इसलिए वह अभी घर पर ही होगा और इसलिए वह एयरपोर्ट से सीधे उसके घर ही चली आई। डुप्लीकेट चाबी उसके पास है ही, एकदम से अंदर जाकर चौंका देगी आरव को। मोनिका के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे से लॉक खोलकर अंदर घुसी तो घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जरूर आरव सो रहा होगा। वह उसके बेडरूम की ओर बढ़ी। सचमुच ही आरव चादर ताने सो रहा था। मोनिका ने झुककर उसका माथा चूम लिया। ओ डियर अलीशा, आई लव यू कहते हुए आंखें बंद किए ही आरव ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। लेकिन अलीशा सुनते ही मोनिका को जैसे बिजली का करंट सा लगा। वह छिटक पड़ी। मैं हूँ मोनिका कहते हुए उसने लाइट जला दी, लेकिन लाइट जलते ही वह स्तंभ हो गई। आरव की सच्चाई बेहद घृणित रूप से उसके सामने थी। जिस रूप में आरव और अलीशा वहाँ थे, वह उससे यह समझना तनिक भी मुश्किल नहीं था कि उस कमरे में क्या हो रहा था। मोनिका भौचक्की रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन में ऐसा दृश्य देखना पड़ेगा। आरव को दिलो जान से चाहा है उसने। उसके साथ जीवन बिताने और एक सुंदर प्यारी सी जिंदगी गृहस्थी का सपना देखा है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही होगी, प्यार ही होगा। लेकिन आरव ऐसा कुछ भी कर सकता है, यह तो वह सपने में भी नहीं सोच पाई थी। पर सच्चाई उसके सामने थी। इस आदमी से उसने प्यार किया, इस गंदे आदमी से। घृणा से उसकी देह कँपकँपा उठी। अपने नीचे गिरे पर्स को उठाकर और आरव के फ्लैट की चाबी वहीं पटक कर वह बाहर निकल आई खुली हवा में। और आकर उसे लगा कि वह बहुत देर से उसकी सांस रुकी हुई थी। उसका सिर घूम रहा था, उसे मितली सी आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला, लंबी लंबी सांसें ली। तभी आरव के फ्लैट का दरवाज़ा खुला और आरव की धीमी सी आवाज़ आई, मोनिका प्लीज़ मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी यार। लेकिन जब तक वह मोनिका के पास पहुंचता, वह लिफ्ट में अंदर जा चुकी थी। इत्तेफाक से नीचे वहीं टैक्सी वाला खड़ा था जिससे वह एयरपोर्ट से यहाँ आई थी। टैक्सी में बैठकर उसने संयत होते हुए अपने घर का पता बता दिया। टैक्सी ड्राइवर बातूनी टाइप का था। पूछ बैठा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं तो अभी अपनी गाड़ी साफ कर ही रहा था। जिससे मिलना था वह घर पर नहीं था, मोनिका ने कहा, लेकिन आवाज़ कहीं उसके गले में ही फंसी रह गई। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से उसको देखा, फिर खामोश रह गया। अच्छा हुआ कि वह खामोश रह गया, वरना पता नहीं मोनिका कैसे रिएक्ट करती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। क्या करे वह? आरव ने कई बार उससे कहा था
कि आजकल सच्चा प्यार कहाँ होता है। प्यार की परिभाषा ही बदल चुकी है। आज सब कुछ फिजिकल हो चुका है, लेकिन मोनिका ने कभी स्वीकार नहीं किया इस बात को। वह कहती थी कि जो फिजिकल होता है वह प्यार नहीं होता, कम से कम सच्चा प्यार तो नहीं। प्यार तो हर दुनियावी चीज़ से परे होता है। आरव उसकी बातों पर ठहाका लगाकर हंस देता था और कहता था कि कम ऑन यार, किस ज़माने की बातें कर रही हो तुम। अब शरतचंद्र के उपन्यास के देवदास टाइप का प्यार कहाँ होता है। आरव के तर्कों को वह मजाक समझती थी, सोचती थी कि वह उसे चिढ़ा रहा है, छेड़ रहा है, लेकिन वह तो अपने दिल की बात बता रहा होता था, अपनी सोच को उसके सामने रख रहा होता था और वह समझी ही नहीं। उसकी सोच, उसके सिद्धांत इस रूप में उसके सामने आएंगे, इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उसने। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सच्चाई उसके सामने थी और अब हर हाल में उसे इस सच्चाई का सामना करना था। मोनिका का यूं गुमसुम रहना और सारे वक्त घर में ही पड़े रहना उसके डैडी शशिकांत से छिपा तो नहीं था। आज उन्होंने ठान लिया था कि मोनिका से सच्चाई जान ही लेनी है कि आखिर उसे हुआ क्या है, और कुछ भी करके उसे जीवन की रफ्तार में लाना ही है। वे मोनिका, माय डार्लिंग चाइल्ड, आवाज़ देते हुए उसके कमरे में घुसे तो हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग डैडी कहते हुए मोनिका उनके गले से नहीं झूली, सिर्फ एक बुझी सी आवाज़ में बोली, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डियर, कैसा है मेरा बच्चा, शशिकांत बोले। ओके डैडी, मोनिका ने जवाब दिया। शशिकांत और उनकी दुलारी बिटिया के बीच हमेशा ऐसी ही बातें नहीं होती थी। जोश उत्साह से बाप बेटी खूब मस्ती करते थे, लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं है। शशिकांत जानबूझकर हाथ में पकड़े सिगार से लंबा कश लगाते रहे, लेकिन मोनिका की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। हमेशा की तरह डैडी नो स्मोकिंग प्लीज़ चिल्लाकर नहीं बोली वह। शशिकांत ने खुद ही शिकार बुझाकर साइड टेबल पर रख दिया। मोनिका अब भी चुप थी। आर यू ओके बेटा, शशिकांत ने फिर पूछा। यस डैडी, कहती मोनिका उनके कंधे से लग गई। मन में कुछ तय करते शशिकांत बोले, ठीक है फिर, तुझे एक असाइनमेंट के लिए परसों टोरंटो जाना है, तैयारी कर ले। लेकिन डैडी, मोनिका हकलाई, लेकिन कुछ नहीं, जाना है तो जाना है। मैं यहाँ बिजी हूँ, तू नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा। फिर दुलार से बोले, जाएगा ना मेरा बच्चा। मुझे नहीं मालूम तुझे क्या हुआ है, मैं पूछूंगा भी नहीं। जब ठीक समझना मुझे बता देना। लेकिन बेटा, वक्त से अच्छा डॉक्टर कोई नहीं होता, न उससे बेहतर कोई मरहम होता है। सब ठीक हो जाएगा, बस तू हिम्मत नहीं छोड़ना, खुद से मत हारना, फिर तो दुनिया जीत लेगी। करेगी ना तू ऐसा मेरी बहादुर बेटी। कुछ निश्चय सा कर मोनिका ने हाँ में सिर हिलाया। शशिकांत का लंबा चौड़ा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है जो देश विदेश में फैला हुआ है। उसके लिए आए दिन ही उन्हें या मोनिका को विदेश जाना पड़ता है। मोनिका की उम्र अभी काफ़ी कम है, फिर भी अपने डैडी के काम को बखूबी संभालती है। इसलिए मोनिका के हाँ कहते ही शशिकांत निश्चिंत हो गए। वे जानते हैं कि उनकी बेटी कितनी भी बिखरी हो, लेकिन खुद को संभालने की क्षमता है। वह खुद को
और अपने डैड के बिजनेस को बखूबी संभाल लेती। निश्चित दिन मोनिका टोरंटो रवाना हो गई। मन में दृढ़ निश्चय सा कर लिया उसने कि आरब जैसे किसी के लिए भी वह अपना जीवन चौपट नहीं करेगी, अपने प्यारे डैड को निराश नहीं करेगी। सारा दिन खूब व्यस्त रही। आरब क्या, आरब की परछाई भी याद नहीं आई। लेकिन शाम के गहराते गहराते जब उसकी व्यस्तता खत्म हो गई तो आरब याद आने लगा। आदत सी पड़ी हुई है कि खाली होते ही आरब से बातें करती है वह। दिन भर का हालचाल बताना तो एक बहाना होता है। असली मकसद तो होता है आरब को अपने पास महसूस करना। लेकिन आज आरब की याद आते ही उसने अंतिम मुलाकात की याद आई। थोड़ी देर बाद मोनिका जैसे अपने आपे में नहीं थी। वह वहाँ है, क्या कर रही है, उसे कुछ भी होश नहीं था। सिर्फ और सिर्फ आरब और अलीशा की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसे अपनी हालत का तनिक भी भान नहीं था कि वह होटल के बार में बैठी क्या कर रही है। यह स्मार्ट सा कनाडाई लड़का उसी के बगल में बैठा उसे क्यों घूर रहा है। फिर अचानक ही उसने मोनिका का हाथ पकड़ लिया और बोला, मे आई हेल्प यू, एनी प्रॉब्लम। मोनिका जैसे होश में आई। अरे उसकी आंखों से तो आंसू झर रहे हैं। शायद इसीलिए उस लड़के ने मदद की पेशकश कर दी होगी। फिर उसने अपना गिलास मोनिका की ओर बढ़ा दिया, जिसे बिना कुछ सोचे समझे मोनिका पी गई। बदला बदला लेना है उसे आरब से। उसने जो किया उससे 100 गुना बेवफाई करके दिखा देगी वह। कनाडाई लड़का एक के बाद एक भरे गिलास उसकी ओर बढ़ाता रहा और वह गटागट पीती रही और फिर उसे कोई होश नहीं रहा। थोड़ी देर बाद वह संभली तो अपने रूम में लौटी। फिर दिन गुजरते गए और मोनिका जैसे विक्षिप्त सी होती गई। अपने डैडी के काम को वह जुनून की तरह करती रही। आए दिन विदेश जाना फिर लौटना। इसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में 6 से 7 महीने पहले यहीं इंडिया में वह अदीब से मिली और न जाने क्यों धीरे धीरे अदीब बहुत अपना सा लगने लगा। आरब के बाद वह किसी और से नहीं जुड़ना चाहती थी, लेकिन अदीब उसके दिल से जुड़ता ही जा रहा था। किसी के साथ न जुड़ने की अपनी जिद के ही कारण वह हर बार विदेश से लौटकर सीधे सपाट शब्दों में अपनी वहाँ बिताई दिनचर्या के बारे में अदीब को बताती रहती थी। कभी न्यूयॉर्क, कभी टोरंटो, कभी पेरिस तो कभी न्यू जर्सी। नई जगह नया पुरुष या वही जगह लेकिन नया पुरुष। मैं किसी को रिपीट नहीं करती, कहती मोनिका किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी, खुद को ही ना। और ऐसे ही मैं ही अदीब के चेहरे पर आई दुख और पीड़ा की भावना को क्या सचमुच ही नहीं समझ पाती थी वह, या समझना ही नहीं चाहती थी। लेकिन यह भी सच था कि दिन पर दिन अदीब के साथ उसका जुड़ाव बढ़ता ही जा रहा था। उसकी इस तरह की बातों पर अदीब कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता था। लेकिन एक दिन उसने मोनिका से पूछा, आरब से बदला लेने की बात करते करते कहीं तुम खुद भी आरब तो नहीं बन गई मोनिका? नहीं, कहकर चीख उठी मोनिका। आरब का नाम भी ना लेना मेरे सामने। नाम ना भी लूँ, लेकिन तुम खुद से पूछो, क्या तुम वही नहीं बनती जा रही, बल्कि शायद बन चुकी हो? अदीब फिर बोला, नहीं, मैं आरब से बदला लेना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि फ़िज़िकल रिलेशन सिर्फ वही नहीं बना सकता, मैं भी बना सकती हूँ।
और उससे कहीं ज़्यादा मैं उसे दिखा दूँगी। मुट्ठियाँ भींचती वह बोली, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें भीग गई। अदीब की गोद में सिर रखकर वह यह कहते रो दी, मैं सच्चा प्यार पाना चाहती थी, ऐसा प्यार जो देह से परे होता है और जिसे मन से महसूस किया जाता है। पर मुझे मिला क्या? मेरे साथ तो कुछ हुआ, वह तुम काफ़ी हद तक जानते हो। अगर ऐसा न होता तो मैं उससे कभी बेवफाई न करती। मोनिका की हिचकियाँ बंध गई थी। अदीब कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके बालों में उंगलियां फिराता उसे सांत्वना देता रहा। कुछ देर रो लेने के बाद मोनिका सामान्य हो गई। सीधी बैठकर वह अदीब से बोली, मुझे कल न्यूयॉर्क जाना है, 3 दिन वहाँ रुकूंगी, फिर वहाँ से पेरिस चली जाऊंगी और 4 हफ्ते बाद लौटूंगी। अदीब कुछ नहीं बोला। दोनों के बीच एक सन्नाटा सा पसरा रहा। कुछ देर बाद मोनिका उठी और बोली, मैं चलूं? मुझे तैयारी भी करनी है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, हर बार की तरह, इस बार भी। अदीब का छोटा सा जवाब था। एकाएक तड़प उठी मोनिका, क्यों मेरा इंतज़ार करते हो तुम अदीब? और सब कुछ जानने के बाद भी हर बार विदेश से लौटकर मैं सब कुछ सच सच बता देती हूँ, फिर भी तुम क्यों मेरा इंतज़ार करते हो? अदीब सीधे उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, क्या तुम सचमुच नहीं जानती मोनिका कि मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता हूँ? मेरे इस प्रेम को जब तक तुम नहीं पहचान लेती, तब तक स्वीकार नहीं कर लेती, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मोनिका की हिचकियाँ सी बंध गई। अदीब के कंधे लगी वह सुबक रही थी और अदीब उसकी पीठ थपक रहा था। देह परे मोनिका और अदीब का निश्चल प्रेम दोनों के मन को भिगो रहा था। फिर अदीब और मोनिका अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगे। दोस्तों, अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसके प्रति हमें ईमानदार भी रहना चाहिए, नहीं तो प्यार और ज़िंदगी से भरोसा ही उठ जाता है। दोस्तों, आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो स्टोरी को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।